हमारे सामने क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी और वाज़ेह निशानी है जिसने खतरे की घंटी बजाई है। जो ड्राई विंटर है या खुश सर्दी की हम बात करें, कई बीमारियां इससे जन्म ले रही हैं, जबकि माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि बर्फ के बगैर जो मौसम सरमा है इसका काश्तकारी और पानी की फराहमी पे भी असर पड़ेगा। इससे निपटा कैसे जाएगा, कितना खतरनाक है बारिशों का ना होना, बर्फबारी को उस तरह से ना होना, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मरियम शब्बीर हैं जो कि माहिर माहौलियात हैं, आप इनको अक्सर देखते हैं हमारे शो में भी, दीगर टेलीविजन शोज में भी, उनसे जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे तो पहले हम आपसे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, दो कि आप माहिर मौसमियात नहीं हैं। इस्लामाबाद का मौसम भी क्या लाहौर की तरह ही ड्राई है, उसी तरह की फील है या कुछ मुख्तलिफ है? फेडरल कैपिटल के अंदर वहाँ पे तो बारिश हो जाया करती है ना कभी, लाहौर में अक्सर नहीं होती। जी, चूंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ नहीं, लेकिन जो सोशल मीडिया से मैंने फॉलो की हैं वीडियोस, इस्लामाबाद में भी विजिबिलिटी काफ़ी रिड्यूस्ड है। फिर एयर क्वालिटी चेक करने में पता चला कि लाहौर से कम पीछे इस्लामाबाद भी नहीं है, और यही सूरत हाल पेशावर की भी इस वक्त जा रही है कि विजिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पोल्यूशन फैक्टर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है वो भी बहुत ज़्यादा है हवा में। तो कोर्स सिचुएशन सिर्फ बारिश ना मुझे वैसे ये लगा कि यूर इन इस्लामाबाद, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जरा मुद्दे की तरफ आ जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये जो इस दफ़ा स्नोफॉल ना होना है, हम इससे पहले भी ग्लेशियर्स के पिघलने के ऊपर हम आपसे राय ले चुके हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न भी है। दुनिया के अंदर वैसे ही ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बुनियादी तौर पर इसकी वजूहत वही हैं जो हम पहले से डिस्कस करते आए हैं, या कुछ सानवी वजूहत भी हैं? और अब आगे मुस्तकबिल में आप क्या देख रही हैं, जब पूरी दुनिया बात तो करी है क्लाइमेट चेंज को लेकर? जी बिल्कुल, ओवरऑल तो आपको पता है कि जो पाकिस्तान है उसकी कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एमिशंस में, जो जहरीले मादे, व्यूअर्स में आसान लफ्ज़ों में बताती चलूं, जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से होता है, वो पाकिस्तान का ग्लोबली जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और आपके इर्द गिर्द के ममालिक भी अब जो हैं, खासतौर पे चाइना, आप जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहाँ पे भी वो इस कदर उनके एमिशन ज़्यादा हैं और उनकी डेवलपमेंट ऑफ कोर्स इतनी फास्ट जा रही है। आपका फिर इंडिया है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा जो आपकी डेवलप्ड वर्ल्ड है, फिर वो भी आपका फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन उसकी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहने को टारगेट्स तो हैं हर मुल्क के उनने एक सर्टेन लेवल पर रिड्यूस करने हैं अपने एमिशंस, तो जब वो टारगेट पूरे नहीं होते हैं, या जिस स्पीड के साथ कहना चाहिए कि पूरे होने चाहिए, उस स्पीड से जो है वो रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके जो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन की वजह से जो एमिशंस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खासतौर पर, मीथेन गैस, आपकी जो फार्मिंग और आपके जो एनिमल सेक्टर से कहने के कंट्रीब्यूट करती है, उसकी वजह से भी आपका कंट्रीब्यूट करता है। तो आपके जो ज़मीन होती है, ऑफ कोर्स उसमें फिर मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हैं, और उसी का ये इम्पैक्ट जो आप एक ग्लेशियर का देख रहे हैं, यही है कि बर्फ़ अभी नहीं पड़ रही है। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आपने स्टार्ट में बताया भी इंट्रोडक्शन में कि बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो गर्मियाँ जब आएंगी तो पिघले होगी नहीं, तो पिघलेगा नहीं, तो पानी जो कम्युनिटीज आपकी माउंटेन के नीचे बेस में रहती है उनको पानी मिलेगा नहीं, तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? जो लाइवलीहुड है। आपने एग्रीकल्चर की बात की, और अगला क्वेश्चन भी मेरा इससे रिलेटेड। ऑब्वियसली जो मौसम सरमा के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये बहुत एक मेजर जो कह लें निशानी है, या एक मेजर जो कह लें एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस सारी सूरत हाल के अंदर, कि बारिशें 2 के दिसंबर एंड के अंदर, मिड ऑफ दिसंबर में एक आधी बारिश तो हो जाती है, जिसके बाद वेदर ये जो ड्राइनेस है खत्म हो जाती है, और उसके बाद फिर फर्दर जो काश्तकारी का जो प्रोसेस होता है उसमें बड़ा हेल्प होता है। अब जो फसलों की काश्तकारी है उन पे कितना इम्पैक्ट आएगा इन बारिशों का ना होना, और ऑब्वियसली एज यू सेड के जो ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे अगर बर्फ नहीं पड़ेगी तो? जी, जो कम्युनिटीज डिपेंड करती हैं बर्फ के पिघलने की वजह से जो पानी उनके पास आएगा, उनका तो आप कह सकते हैं कि उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। आगे नियर फ्यूचर में अगर बारिश हो जाती है तो ऑफ कोर्स जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, जो आपके दरिया या स्ट्रीम्स गुजर रही होती हैं, उनके थ्रू जो है वो कल्टीवेट तो कर सकते हैं। इंटायरली 100% उनका बर्फ के ऊपर तो नहीं गुजारा होता है, लेकिन जो मेरा फील्ड एक्सपीरियंस है नॉर्दर्न एरिया में कुछ कम्युनिटीज के साथ बातचीत करने का, कुछ ऐसी भी लोकेशंस पे होती हैं जहाँ पर वो बर्फ के ऊपर ही, ग्लेशियर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वो शायद डायरेक्टली उस तरह से इम्पैक्ट हों अगर रहती है। जितना ये सीरियस किस्म का फिनोमिनन है, मुझे लगता है कि हम हंगामी बुनियादों के ऊपर न सिर्फ इस पे बात करें,
बल्कि इसे हमारे सिलेबस का, हमारी रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपका चूँकि ये सब्जेक्ट है, ओबियसली आप इस पे काम करती हैं, किस हद तक हम ऑन अ सीरियस नोट बयानात से हट के इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इसके बारे में बताएं, अपने हमारे बच्चों को इसका पता हो, क्या हम ऐसा कर रहे हैं हमारे सिलेबस को लेकर, हमारे जो हमारी तालीमी इदारे हैं उनको लेकर, हमारी जो रिसर्च कंडक्ट होती हैं हायर लेवल के ऊपर एजुकेशन के अंदर, क्या हम इतने सीरियस हैं या आपको लगता है कि नहीं वी नीड टू टेक सम मोर स्टेप्स ताकि आने वाली जनरेशन कम से कम इससे अवेयर तो हो? जी, अगर आप स्कूल्स की बात करें तो कुछ हद तक तो अवेयरनेस रेजिंग है, लेकिन सिलेबस का पार्ट किस हद तक है ये एक डिबेटेबल बात है। हर एक स्कूल में सिलेबस जो है वो क्लाइमेट चेंज के इशू को लेके बिल्कुल भी नहीं है, आप स्कूल लेवल पर देखें तो। लेकिन यूनिवर्सिटी की जहां तक आप बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ाया तो जाता है, और मैं कहूंगी कि साइलोस में रिसर्च की जाती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट इस पर रिसर्च कर नहीं रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, बहुत फैकल्टी मेंबर्स इन इश्यूज पे रिसर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको देखने में क्या मिलता है कि आपका इंडस्ट्री, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट, इनका आपस में एक डिस्कनेक्ट है, सब अपने अपने साइलोज में लगे हुए हैं। तो एकेडेमिया को एक बहुत ही, बाहर के मुल्कों में देखें तो एकेडेमिया को एक ऐसे सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इंडस्ट्री की डिमांड होती है कि आप इस तरह की हमें रिसर्च करके सोल्यूशंस बताएं। एकेडमिक्स आपको रिसर्च करके बताते हैं, आपको सोल्यूशन क्रिएट करके बताते हैं, और फिर उसको आप मार्केट के साथ कनेक्ट करते हैं। आपके जो ऑफिसेज होते हैं मार्केट के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर आप एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात हुई थी तो बहुत लाहौर में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने बाकायदा सोलर रिक्शा बनाया था जिसमें सोलर पैनल से वो एनर्जी, वो फ्यूल क्रिएट करके उस पर चल सकता था। उसको कोई मार्केट नहीं मिली है। आप देखें, अगर इस तरह के स्टूडेंट्स की इनोवेशन, कराची की एक स्टूडेंट है, आपने भी शायद बहुत साल पहले कवर किया हो इस चीज को, बल्कि आपके चैनल ने किया था, जिसमें उनने एक ऑल्टरनेट प्लास्टिक था जिसकी थिन उनने लेयर बनाई थी जो कि बायोडिग्रेडेबल थी, उनको मार्केट नहीं मिली। और इस तरह के आपको ढेरों एग्जांपल पाकिस्तान में। अच्छा, फिर हम अगर इंटरनेशनली चले जाएं, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए, बैनुल अक़वामी सतह पे फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम तो मुख्तलिफ समिट्स के अंदर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाकर हम ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान किस हद तक क्लाइमेट चेंज का शिकार है और किस हद तक चैलेंजिंग, और फिर पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद जो फ्लड्स आते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा नेचुरल कोई मसला बनता है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान कितना बुरी तरह से शिकार है। और फिर पाकिस्तान अकेला नहीं है, भारत इसके साथ है, एशिया का ये पूरा रीजन है जो कि इसका शिकार है। तो फिर पाकिस्तान या भारत वगैरह के पास क्या ऑप्शंस है बैनुल अक़वामी दुनिया को ये बावर कराने के लिए कि वो ये जो कार्बन एमिशन है इसके अंदर काम करें? मैं अभी लास्टली कनाडा की एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे -40 तक टेम्परेचर होता है, वहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, तो वहाँ पे भी फर्क पड़ रहा है डेफिनेटली। तो फिर क्या हल क्या है इसका? जी, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो आपको ग्लोबली नजर आएगा। क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या जर्मनी, आपको हर जगह फ्लड्स, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर्स, आपको क्लाइमेट चेंज के ये इम्पैक्ट्स आपको नजर आएंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे आपने जो कहा, ऑफ कोर्स जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस होती है हर साल के आखिर में, वही हमारा सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हमेशा से पुश करते आए हैं डेवलप वर्ल्ड को कि उन्होंने जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था उसके अंडर उन्हें क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, फंड्स प्रोवाइड करने थे, उस पर किसी भी चीज पे अमल भी उस तरह से नहीं हुआ। और मैं कहूंगी कि डेवलपिंग कंट्रीज ने सिर्फ ये जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है उसी से पुश करने की कोशिश की है। और अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये दुबई में हुई थी उसमें जो लॉस एंड डैमेज फंड के एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे ह्यूज सक्सेस था कि 30 साल की के बाद जो है वी वर एबल टू एस्टैब्लिश दैट मैकेनिज्म क्या होगा, उसमें डेवलप कंट्रीज कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जो तक अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो COP29 के ऊपर अनाउंस किया जाएगा। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सबसे मेजर तो यही है। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग जहाजों पर बैठ के जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है? राइट मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस। हमारी यही कोशिश होती है फिर से के बाद कम से कम बात जरूर करें इस मसले के ऊपर, तवज्जो जरूर दिलाएं, बिकॉज बहुत तवज्जो तलब मसला है।